58 क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 12 के लिए हमने इस अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है, जिसमें हमने ओपन किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें कुछ और भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 12 आपको दिया है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बिल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 and same additional information and some additional information ऐसा चाहिए। You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ended March 18 सबको मालूम है, मैंने ऐसा क्यों रीड किया। Receipt and payment account for the year ended 18, that means our current year is 18। इस बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट ईयर। तो 17 हमारे लिए रहेगा लास्ट ईयर एंड 19 हमारे लिए रहेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम सबको मालूम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें कौन सी ईयर की एंट्रीज चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिसीट, पहले मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन को। रिसीट बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके नीचे दिया है, ये ब्रॉट डाउन किस चीज का है, कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शंस ब्रैकेट भी कुछ कहता है, देखते हैं लास्ट में क्या है। सेल ऑफ फर्नीचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। आज हम ये सेल ऑफ फर्नीचर फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। ब्रैकेट में भी कुछ कह रहा है, देखते हैं बाद में। डोनेशंस, एडमिशन फीस, रेवेन्यू। देन ऑन द पेमेंट साइड इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक्स, computers, traveling expenses, furniture, balance carried down under this cash in hand, cash at bank. Then additional information, assets and liabilities as on 1st April 17। भाई ईयर को ही देखो, 17 है ना, यानी ये assets and liabilities कौन से ईयर से रिलेटेड है, 17 इस ईयर से रिलेटेड। 1st April 17, दिस इज द बिगिनिंग डेट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग में हम फर्स्ट डे को हमारे पास कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज थी। तो जो करंट ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास असेट्स लायबिलिटीज थी वो कहाँ से आई होंगी, लास्ट ईयर से आई होंगी। देखते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ 1st April 17 वर एज फॉलोज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मशीनरी, बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी असेट्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, इसको मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। Then depreciate machinery by 2500, donations received for building fund, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में 50% को फुल अमाउंट बिल्डिंग फंड में ट्रीट कर दिया था, वहाँ मेरा मिस्टेक हुआ था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया है कि 50%, 60% डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, दैट मीन्स एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशंस फॉर इज रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक, then outstanding subscription for current year was due for ₹6,000। क्या है, इन सबको हमें फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते समय कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं रिसीट पेमेंट पे। सबसे पहले हम रिसीट पेमेंट पोस्ट करते हैं, उसमें भी पहले हम पोस्ट करते हैं रिसीट साइड, फिर पोस्ट करते हैं पेमेंट साइड, और फिर हम पोस्ट करते हैं एडजस्टमेंट। अब इस सॉल्व करने के पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ये बैलेंस शीट के अलावा हमें और भी कुछ प्रिपेयर करना कंपल्सरी रहेगा। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है, बट हमारे लिए हमको उसको प्रिपेयर करना जरूरी है। क्या एडिशनल, हमें कौन सा अकाउंट, कौन सा स्टेटमेंट हमें एडिशनल प्रिपेयर करना है, ध्यान सबका चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट देखती हूँ तो आपको क्या दिया है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1st April 17। करंट ईयर के बिगिनिंग में इस चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास कुछ असेट्स थी, कुछ लायबिलिटीज थी। कौन सी असेट थी, कौन सी लायबिलिटीज थी, वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मशीनरी, बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी असेट्स लायबिलिटीज लास्ट ईयर में थी। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर भी था। यस, लास्ट ईयर की असेट्स लायबिलिटीज दिया है, यानी ये चेंबर ऑफ कॉमर्स लास्ट ईयर भी था। जो लास्ट ईयर असेट्स लायबिलिटीज होती है हम एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट दिया है। बट इस पॉइंट में एक बहुत
इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की मिसिंग है, विदाउट दैट इंफॉर्मेशन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो लास्ट ईयर की एक इंफॉर्मेशन मुझे करंट ईयर का फाइनल अकाउंट कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन ही होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं है। विदाउट दिस मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है लास्ट ईयर की जो इम्पोर्टेंट है और आपको क्वेश्चन में नहीं दिया? मैंने कहा लास्ट ईयर की ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है और हम इस साल का फाइनल अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते उसके बिना। वो इंफॉर्मेशन होती है आपका कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो, कैपिटल होना जरूरी है। क्या आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड स्पेसिफिकली दिया हुआ है? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कैपिटल फंड लास्ट ईयर का इतना, उसके पहले भी क्वेश्चन में था कैपिटल फंड लास्ट ईयर का इतना। इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है, बट इस क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की दी है। तो वो अदर इंफॉर्मेशन की मदद से हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें वो कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना कंपल्सरी रहेगा। जब आपको लास्ट ईयर की अदर इंफॉर्मेशन दी है और कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो आपको लास्ट ईयर का कैपिटल फंड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। विदाउट कैपिटल मेरी बैलेंस शीट टैली होने नहीं वाली, तो मुझे कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल फंड कहाँ से कैलकुलेट होगा? हम कैपिटल कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। तो मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उससे मुझे कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो जो मैंने कहा वो समझा है क्या? एक बार वापस मैं रिपीट करती हूँ, फिर आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। मैंने क्या कहा? आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर की असेट्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, बट इस इंफॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, मेरी बैलेंस शीट टैली हो ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको होना बहुत जरूरी है? तो दैट इज कैपिटल फंड। लास्ट ईयर का कैपिटल तो होना ही चाहिए ना कुछ सरप्लस ऐड करके कैपिटल फंड कुछ ना कुछ लास्ट ईयर में होगा ही होगा, बट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कैपिटल फंड आपको स्पेसिफिकली दे दिया है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो मुझे कैपिटल फंड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी है ना, तो ये भी होना चाहिए। तो उस इंफॉर्मेशन का बेस लेते हुए, उस इंफॉर्मेशन का हेल्प लेते हुए मुझे कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो कैपिटल फंड भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट आपको लास्ट ईयर की अदर इंफॉर्मेशन दी है तो मुझे कैपिटल फंड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर का कैपिटल फंड कैलकुलेट करना बन गया कंपल्सरी। क्यों? कैपिटल फंड नहीं दिया, बट इसकी कैपिटल फंड नहीं दिया, बट हमें बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उस इंफॉर्मेशन से मुझे लास्ट ईयर का कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के मुझे कैपिटल फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के नीचे लिखेंगे सिंपली वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो मैं हेडिंग देती हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। मैंने ये 18 करंट ईयर की बनाई है, तो मुझे 31 मार्च 17 की बनानी पड़ेगी। मेक 4 कॉलम्स, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। क्या हम हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे क्या? तो आंसर इज नो। जिस क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड ऑलरेडी दे दिया है तो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड नहीं दिया बट बाकी और सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको कैपिटल फंड वो इंफॉर्मेशन का बेस लेते हुए, वो इंफॉर्मेशन का हेल्प लेते हुए कैपिटल फंड कैलकुलेट करना कंपल्सरी रहेगा।
कैपिटल फंड सारे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना जरूरी है? नहीं। जिस क्वेश्चन में दिया है आपको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बट जिस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है उस क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी सारी इंफॉर्मेशन है लास्ट ईयर की, सिर्फ कैपिटल फंड मिसिंग है, तो ये कैपिटल फंड तो होना ही चाहिए, इसीलिए हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना ही पड़ा और इसीलिए हमने इसको वर्किंग नोट में रिकॉर्ड किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया हुआ है रिसीट से हम स्टार्ट करते हैं। रिसीट की हर एक एंट्री मेरे लिए इनकम और लायबिलिटी की होती है, सबको मालूम है। इनकम में वही एंट्रीज पोस्ट करेंगे जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जिसके बारे में स्पेसिफिक पर्पस है वो हम लायबिलिटी में पोस्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको लाया गया कहाँ से? लास्ट ईयर से, यानी ये एंट्री लास्ट ईयर से रिलेटेड। लास्ट ईयर की एंट्री में करंट ईयर में तो पोस्ट नहीं करूंगी, बट मुझे लास्ट ईयर की एंट्री लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में तो पोस्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, तो ये एंट्री मुझे कंपल्सरीली लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री लास्ट ईयर से रिलेटेड है और लास्ट ईयर का कुछ तो भी स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया, तो ये एंट्री उस स्टेटमेंट में पोस्ट करो, क्योंकि ये लास्ट ईयर की है। क्या है वो? कैश एट बैंक। कहाँ लिखा जाता है कैश एट बैंक? असेट में, तो लिखते हैं कैश एट बैंक 22,250। लास्ट ईयर की कैश लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट होगी, वो करंट ईयर में तो पोस्ट नहीं होगी, एंड कैश एट बैंक इज अवर असेट, तो मैंने उसको असेट में पोस्ट किया। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में कुछ किया लिखा है इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17, ये ब्रैकेट हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक, अब सब्सक्रिप्शन कितना है? 72,000, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है और ये ब्रैकेट भी कुछ कहता है, तो हमें इस सब्सक्रिप्शन को पहले क्या कर देना है? इनर कॉलम में पोस्ट कर देना है। कहाँ लिखूं? रिसीट में दिया है तो इनकम की लायबिलिटी कैपिटलाइज करो, ऐसा नहीं दिया तो मुझे उसको इनकम में पोस्ट करना पड़ेगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 72,000। नेक्स्ट इज वो ब्रैकेट को भी मुझे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना है, वो हम लास्ट में देंगे। सेल ऑफ मशीनरी, ये फर्स्ट टाइम एंट्री आई है, इसे भी हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए इसको हम स्किप कर देते हैं और लास्ट में इसको कंसिडर करते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद। ठीक, आगे डोनेशंस। अब डोनेशंस रिसीट में दिया तो पर्पस है क्या? पहले चेक करते हैं। यस, आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3, डोनेशंस रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। मिला हुआ डोनेशन ये बिल्डिंग के लिए लिया गया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया गया, यानी इसका नेचर बन गया कैपिटल इनकम, और कैपिटल इनकम स्पेसिफिक पर्पस दिया है तो हम इसे कहाँ पोस्ट करते हैं? लायबिलिटी में। करंट ईयर में मिला तो मुझे करंट ईयर की लायबिलिटी में पोस्ट करना पड़ेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। जो लास्ट ईयर से रिलेटेड असेट्स लायबिलिटीज होगी उसे मुझे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट करना पड़ेगा। ये डोनेशंस करंट ईयर में रिसीव हुआ तो ये करंट ईयर के लायबिलिटी में पोस्ट होगा। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड 55,000। डन, आगे देखते हैं। एडमिशन फीस ब्रैकेट क्या कहता है? रेवेन्यू। वो रेवेन्यू है, यानी इसका नेचर रिकरिंग है और रेवेन्यू इनकम हम इनकम में पोस्ट करते हैं, बट सब्सक्रिप्शन के नीचे 3 to 4 लाइंस ब्लैंक रखो, फिर लिखो एडमिशन फीस। एडमिशन फीस 6,000। डन, आगे बढ़ते हैं। अब हमने रिसीट की एंट्रीज पोस्ट की है, एक्सेप्ट हमने सेल ऑफ फर्नीचर कहीं भी पोस्ट नहीं किया है। ठीक, मैं लास्ट में इसको कवर कर रही हूँ। रिसीट की फर्स्ट एंट्री ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर से रिलेटेड होने के कारण इसको हमने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट किया। कैश एट बैंक हमारे लिए असेट होती है तो वो लास्ट ईयर के असेट में पोस्ट किया। ठीक, उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैपिटलाइज नहीं दिया है इसलिए हम इसको इनकम में पोस्ट किया। सेल ऑफ मशीनरी हम लास्ट में करने वाले हैं। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक
पर्पस के लिए करंट ईयर में मिला तो करंट ईयर के लायबिलिटी में पोस्ट किया। एडमिशन फीस रेवेन्यू दिया है इसलिए हमने इसको इनकम में पोस्ट किया। अब हम पोस्ट करते हैं पेमेंट। सबको मालूम है पेमेंट एक्सपेंस नहीं तो असेट। सबसे पहले एंट्री इंश्योरेंस, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको एवरी ईयर इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। ठीक, तो इट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए पोस्ट करेंगे एक्सपेंस में टू इंश्योरेंस बट पोस्टेड नहीं डायरेक्टली इन आउटर कॉलम क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, करंट ईयर में हमने स्टेशनरी को पे किया तो ये करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में पोस्ट करते हैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000। बुक्स, कुछ तो याद आ रहा है, बुक्स हमारे लिए एक्सपेंस होता है कि असेट होता है, तो हमको सोचना है बुक्स का बेनिफिट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा यानी ये हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पोस्ट करते हैं असेट में। तो लिखते हैं बुक्स पे कोई एडजस्टमेंट तो और कुछ भी नहीं है, तो हम इसे पोस्ट करते हैं डायरेक्टली असेट के आउटर कॉलम में बुक्स 30,000। उसके बाद नेक्स्ट इज आपको दिया है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पेमेंट में दिया है, यानी हम इस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटर के लिए पेमेंट किया है, कंप्यूटर परचेस लिया हुआ कंप्यूटर, परचेस किया हुआ कंप्यूटर बेनिफिट 1 साल देता है कि 1 साल से ज़्यादा? 1 साल से ज़्यादा देता है, तो कंप्यूटर आपके लिए एक्सपेंस है कि असेट है? असेट है, हम एवरी ईयर उसको यूज कर सकते हैं, तो असेट में हम पोस्ट करते हैं डायरेक्टली इन आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे देखते हैं ट्रैवलिंग, आगे क्या लिखा है? एक्सपेंस लिखा ही है ना, तो एक्सपेंस में पोस्ट कर देते हैं टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नो एडजस्टमेंट, पोस्टेड इन आउटर कॉलम। देन फर्नीचर, करंट ईयर के पेमेंट में दिया है, यानी करंट ईयर में हमने फर्नीचर के लिए पेमेंट किया दैट मींस हमने फर्नीचर परचेस किया। जो फर्नीचर हम परचेस करते हैं बेनिफिट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा, तो ये हमारा एक्सपेंस रहता है कि असेट होता है। तो कोई एडजस्टमेंट फर्नीचर से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं फर्नीचर 62,000। एंड लास्ट एंट्री इज बैलेंस कैरिड डाउन यानी क्लोजिंग, करंट ईयर के लास्ट डेट का बैलेंस, वो करंट ईयर का है तो उसको करंट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट करो। क्या होता है ये? कैश एट बैंक में बैलेंस जो रहेगा वो करंट ईयर का होने के कारण करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम कैश एट बैंक पोस्ट करते हैं असेट में, इसीलिए ओनली असेट साइड। पेमेंट की हर एक एंट्री पोस्ट हो चुकी है। इंश्योरेंस मेरे लिए एक्सपेंस एवरी ईयर पे करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एवरी ईयर एक्सपेंस होता है। बुक्स बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा असेट। कंप्यूटर बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा असेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा है एक्सपेंडिचर। फर्नीचर बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा असेट। कैश एट बैंक करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैश एट बैंक हमारे लिए होती है असेट। ठीक, तो रिसीट पेमेंट की सब एंट्री पोस्ट हो चुकी है। अब हम पोस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। ध्यान अब सबका। फर्स्ट इंफॉर्मेशन assets and liabilities as on April 17। 1st April 17 ये हमारे करंट ईयर का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे को इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ assets and liabilities ऑलरेडी थी, तो कहाँ से आई होंगी फर्स्ट डे को? लास्ट ईयर से आई होंगी। याद है ये assets and liabilities किस ईयर से रिलेटेड है? लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो पहले मुझे इसको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में भी पोस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की है। जो असेट्स लायबिलिटीज लास्ट ईयर की है उसको तो मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखना ही पड़ेगा। अभी तक हमने क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि हमने कभी भी अभी तक लास्ट
इसके पीछे रीजन है क्योंकि आपको क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया था और कैपिटल के बिना मेरी ये बैलेंस शीट टैली होने वाली नहीं है, तो मुझे कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा। तो कहाँ से मिल सकता है कैपिटल? लास्ट ईयर भी तो कैपिटल होगा, तो मैंने इसको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा लास्ट ईयर का कैपिटल। कैपिटल मिसिंग है तो मुझे वहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अप्रैल 17 वेयर एज फॉलोज। आपके पास कुछ असेट्स थी, कुछ लायबिलिटीज थी। क्या असेट्स थी, लायबिलिटीज थी, एक एक करके देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एंट्री या तो असेट है नहीं तो लायबिलिटी है, क्योंकि इसका हेडिंग क्या है? असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 17। 1 अप्रैल 17 को आपके पास कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज थी, तो नीचे दिया हुआ हर एक एंट्री पॉइंट नंबर 1 का या तो असेट है नहीं तो लायबिलिटी है। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए असेट है कि लायबिलिटी है। देखो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी हो सकता है और असेट भी हो सकता है। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग कब होगा? जब वो पेएबल होता है। असेट आउटस्टैंडिंग कब होता है? जब वो रिसीवेबल होता है। तो उसके आगे क्या लिखा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीट में दिया है, यानी रिसीव होता है, पर उसके आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग। जो रिसीव होता है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी वो नॉट रिसीव्ड है, यानी रिसीवेबल है। एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट, दैट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज अवर असेट। क्या कहा मैंने? सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है, किसके अंदर लिखा है? असेट्स एंड लायबिलिटीज अलोंग 1 अप्रैल 17। ये जो नीचे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मशीनरी, बिल्डिंग, फंड, इन्वेस्टमेंट, ये या तो असेट है नहीं तो लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए असेट है कि लायबिलिटी है, ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है ना, पे, लायबिलिटी, असेट्स, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, बट ये लायबिलिटी है कि असेट है, उसके लिए वो आपको आगे दिया है। आउटस्टैंडिंग के आगे क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन। देखो, रिसीट में दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमेशा मेंबरशिप फीस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होती है, बट आउटस्टैंडिंग लिखा है यानी वो नॉट रिसीव्ड है। नॉट रिसीव्ड है यानी वो रिसीवेबल है, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट। तो ये असेट है, ये मैंने डिसीजन ले लिया। बट ये असेट कौन से ईयर की है? 17 लिखा है, तो 17 यानी हमारे लिए लास्ट ईयर है, तो ये लास्ट ईयर की असेट है, तो इसको मुझे लास्ट ईयर के असेट में लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। डिफिकल्ट जा सकता है, बट कोशिश करो कि सबको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। इसको हमें और भी कुछ करना पड़ेगा, बट हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सबसे लास्ट में करने वाले हैं। आगे देखते हैं। मशीनरी, टेक द डिसीजन वेदर मशीनरी इज योर असेट और लायबिलिटी। सबको मालूम है मशीनरी हमारे लिए क्या होता है? असेट। कौन से ईयर के नीचे ये मशीनरी 50,000 दिया है? 17 हमारे लिए कौन सा ईयर? लास्ट ईयर। तो मैं लास्ट ईयर की असेट पहले लास्ट ईयर में तो पोस्ट कर दूं, तो लास्ट ईयर में थी 50,000। जो असेट हमारे पास लास्ट ईयर थी वो करंट ईयर में भी रहेगी ना। मशीनरी जो लास्ट ईयर थी वही मुझे करंट ईयर में भी यूज करना पड़ेगा, तो इस मशीनरी को हम वापस लिखते हैं करंट ईयर के असेट में, बट पोस्टेड इन द इनर कॉलम, क्योंकि सेल दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, बहुत कुछ इसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। जो असेट फर्स्ट डे को थी उसको मुझे साल भर यूज करना पड़ेगा, तो मुझे इसको करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हम ऐसे ही करते हैं, जो असेट से लास्ट ईयर थी एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करते जाओ जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग नहीं लिखा है, आपको क्या लिखा है? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग मेरे लिए असेट होती है, तो बिल्डिंग फंड मेरे लिए लायबिलिटी होती है, बराबर। बिल्डिंग फंड यानी मिला हुआ पैसा हमने अलग से रखा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा, तो ये बन गया मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सी ईयर के नीचे लिखा है? लास्ट ईयर के नीचे लिखा है, तो मैं पहले इसको
लास्ट ईयर में पोस्ट करती हूँ बिल्डिंग फंड 2,10,000। एक लाइन छोड़ दो क्योंकि हमेशा पहले कैपिटल लिखना पड़ता है। जो लास्ट ईयर आपके पास लाइबिलिटी थी इसको मुझे करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना एज इट इज, तो मुझे इसको करंट ईयर के भी लाइबिलिटी में लेकर के आना पड़ेगा और करंट ईयर के लाइबिलिटी में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम हमेशा ऐड करते हैं वैसे 1 अप्रैल 17 का बिल्डिंग फंड हमने ऐड कर दिया, या इसको आप अलग से भी लिखते हो तभी भी चलता है। 2,65,000 बिल्डिंग फंड ऐड कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? आपके लिए असेट की लायबिलिटी, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होती है असेट। कहीं भी इन्वेस्ट किया हो तो पैसा रिसीवेबल रहेगा, असेट है। कौन सी डेट के नीचे दिया है? 17 यानी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की असेट पहले हम लास्ट ईयर में पोस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख। जो लास्ट ईयर आपके पास इन्वेस्टमेंट थी इससे आपको एवरी ईयर एज एन असेट शो करना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो। तो जो लास्ट ईयर की असेट है उसको करंट ईयर में भी लेकर के आओ। 3 to 4 लाइंस ध्यान रखते हुए हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिप्रिशिएट मशीनरी हम लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे सेल को भी रिकॉर्ड करना है। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड हमने ऐड करके लिखा। सब किसी ने सेपरेटली भी लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब हम करेंगे सब्सक्रिप्शन का पार्ट। अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर की। क्यों प्रिपेयर की? क्योंकि आपको लास्ट ईयर की बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, सिर्फ कैपिटल नहीं दिया। तो कैपिटल तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। जब तक हम कैपिटल में सरप्लस ऐड नहीं करते मेरी बैलेंस शीट टैली होने वाली नहीं है। तो लास्ट ईयर का कैपिटल कितना, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पहले प्रिपेयर की। जितनी भी लास्ट ईयर की असेट्स थी वो हमने करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड की है। लास्ट ईयर कैश एंड बैंक था, वो देखो रिसीट में आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। कैश एंड बैंक हमने इसका अलग से अकाउंट ओपन किया, उसमें वो हमने पोस्ट कर दिया। सब्सक्रिप्शन अभी हम करने वाले हैं। मशीनरी की लास्ट ईयर की, जो लास्ट ईयर असेट थी इसको मैंने करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड किया। जो लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट था उसको मैंने करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड किया। जो लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड लायबिलिटी थी मैंने करंट ईयर में भी लायबिलिटी में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया। जितनी भी असेट्स होती है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करो। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो। जितनी भी लायबिलिटीज होती है वो एवरी ईयर कैरी फॉरवर्ड करो। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। तो जो असेट्स थी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो चुकी है, जो लायबिलिटीज थी वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब हमारा जितना भी सब्सक्रिप्शन, वो ब्रैकेट में कुछ तो भी दिया है, ये सब्सक्रिप्शन कुछ कहता है, और भी एडजस्टमेंट में कुछ सब्सक्रिप्शन है। ये सारे सब्सक्रिप्शन को मुझे इस सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐड तो माइनस। एक बार वापस मैंने क्या कहा? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी एंट्रीज पोस्ट नहीं की है। जहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा है रिसीट में वहाँ कुछ ब्रैकेट कहता है, उसको भी मुझे एडजस्ट करना है। ये जो मैंने लास्ट ईयर के नीचे फर्स्ट पॉइंट में दिया है उसको भी मुझे एडजस्ट करना है। और एक पॉइंट दिया है लास्ट ईयर में करंट ईयर के एडजस्टमेंट में, उसको भी मुझे कंसिडर करना है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ब्रैकेट, फर्स्ट पॉइंट और एक एडजस्टमेंट, ये तीनों को मुझे इस सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद मशीनरी। इस मशीनरी पे रिसीट में कुछ तो भी मशीनरी से रिलेटेड एंट्री दी है, सेल ऑफ मशीनरी, और वापस एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये दोनों को मुझे इस मशीनरी में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना यानी ऐड में तो माइनस बट। और ये कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करना, ये मैं वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। सभी आ जाओ लाइव सेशन में, और लाइव सेशन में 1-to-1 बेसिस पे ही मुझे ये कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन करेंगे,
फिर मशीनरी करेंगे, फिर कैपिटल फंड को कैसे कैलकुलेट करना है वो पढ़ेंगे। तो आ जाओ सभी लाइव में और हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन का आउटर कॉलम वाला अमाउंट, मशीनरी का आउटर कॉलम वाला अमाउंट और कैपिटल फंड हमें लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से कैसे मिलेगा, ये हम पढ़ेंगे लाइव क्लास में। तो जल्दी से आ जाओ लाइव क्लास में, यहाँ तक कंप्लीट करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।